अध्याय 3 मेरी पहली मुसीबत। अपने अध्ययन से मुझे मालूम हो गया था कि स्टॉक्स जिस उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके अनुसार पशुओं के झुंड की तरह एक समूह सा बना लेते हैं। ये समान उद्योग वाले स्टॉक्स मार्केट में एक साथ चढ़ने उतरने की प्रवृत्ति रखते हैं। मुझे यही तार्किक लगा कि मुझे बुनियादी विश्लेषण से निम्नलिखित बातें पता करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे मजबूत उद्योग समूह। ब उस उद्योग समूह में सबसे ताकतवर कंपनी। इसके बाद मुझे उस कंपनी का स्टॉक खरीदकर उस पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदर्श स्टॉक जरूर बढ़ता है। मैंने स्टॉक्स के व्यक्तित्व का अध्ययन उनके उद्योग समूह से संबंध को देखते हुए करना शुरू कर दिया। जब मैंने जनरल मोटर्स के कोटेशन को देखा तो मुझे क्रिसलर, स्टूडबेकर और अमेरिकन मोटर्स के मूल्य भी समझ में आ गए। यदि मैंने केसर एल्यूमिनियम को देखा तो मेरी निगाहें अपने आप रेनॉल्ड्स, मेटल, एल्कोआ और एल्यूमिनियम लिमिटेड पर गई। स्टॉक टेबल्स को ABC के क्रम के बजाय मैं हमेशा उनके उद्योग समूह से उन्हें देखने लगा। जब भी कोई स्टॉक मार्केट से बेहतर करता हुआ दिखा तो मैंने तुरंत ही उसी उद्योग समूह के उसके दूसरे भाई बंधुओं को देखना शुरू कर दिया। जब मैंने देखा कि उसके भाई बंधु भी अच्छी चाल चल रहे हैं तो मैंने उस परिवार यानी उद्योग समूह के मुखिया को देखा, जो कि सबसे अच्छा चल रहा था, नेतृत्व करता था। मैंने इस बात को पहचान लिया कि यदि मैं नेतृत्व करता या लीडर स्टॉक से धन नहीं कमा पाता तो मैं अन्य से भी धन नहीं कमा पाऊंगा। यह सब करते हुए मैं कितना महत्वपूर्ण और उत्साहित महसूस कर रहा था। इस गंभीर वैज्ञानिक पहुंच से मुझे लगने लगा जैसे मैं वित्त में जल्दी ही स्नातक होने वाला विशेषज्ञ हूँ। इसके अलावा ऐसा भी लग रहा था कि यह केवल सिद्धांतों से ज़्यादा कुछ है। मैं इन सबको प्रयोग में लाकर बहुत कमाने वाला था। मैंने तेल, मोटर, एयरक्राफ्ट और स्टील जैसे उद्योग समूहों की आय को संकलित करना शुरू किया। मैंने उनकी वर्तमान आय और अतीत की आय की तुलना की। फिर मैंने उनकी और दूसरे उद्योग समूह की आय की तुलना की। मैंने सावधानी से उनके लाभ, मार्जिन, प्राइस अर्निंग रेशियो और कैपिटलाइजेशन का मूल्यांकन किया। आखिरकार गहन जांच पड़ताल करने और दिमाग लगाने के बाद मैंने निर्णय लिया कि स्टील उद्योग ही वह गाड़ी है जो मुझे अमीर बना सकती है। यह निर्णय लेने के बाद मैंने उद्योग की बारीकियों को देखा। एक बार फिर से मैंने अपने वर्गीकरण को खंगालना शुरू कर दिया। मैं सुरक्षित खेलने को दृढ़ था, इसलिए मैंने खरीदने के लिए ऐसे स्टॉक खोजे जो A वर्ग में आते थे और अच्छा डिविडेंड देते थे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, जैसे मैं इसमें उतरता गया मैंने देखा कि A रेटिंग दुर्लभ की और कुछ खास स्टॉक्स को ही दी गई थी। ये स्टॉक अपेक्षाकृत स्थायी थे और कभी कभी ही बढ़ते थे। स्पष्ट रूप से ये मेरे लिए नहीं थे। मैंने B वर्ग की तरफ देखने का निर्णय लिया। इसके स्टॉक ठीक भी थे और संख्या में भी काफ़ी थे। मैंने उनमें से 5 सबसे अच्छे स्टॉक पसंद किए और उनकी आपस में तुलना करने लगा। मैं विस्तार से यह सब करने लगा। मैंने अपना तुलना चार्ट इस तरह से बनाया। कंपनी बेथलेहम स्टील, रेटिंग BB, मूल्य जून 1955 के अंक तक 142, 3/8, मूल्य आय अनुपात 7.9, प्रति शेयर लाभ 1952 8.80, 1953 13.30, 1954 13.18, अनुमानित आय 18, डिविडेंड 7.25। इनलैंड कंपनी इनलैंड स्टील, रेटिंग BB, मूल्य 79, 3/8, मूल्य आय अनुपात 8.3, प्रति शेयर लाभ 1952 4.85, 1953 6.90, 1954 7.92, अनुमानित आय 18, डिविडेंड 7.25। US स्टील BB 54 3/8 8.4, प्रति शेयर लाभ 2.27, 3.78, 3.23, आय 6.50, डिविडेंड 2.15। कंपनी जॉन्स एंड लॉलिन, रेटिंग BB, मूल्य 41 1/2, मूल्य आय अनुपात 5.4, प्रति शेयर लाभ 1952 2.91, 4.77, 3.80, आय 7.75, डिविडेंड 2.25। रिपब्लिक स्टील
रेटिंग BB 47 1/4। मूल्य आय 8.5। प्रति शेयर लाभ 1952 3.61, 1953 4.63, 1954 3.55। आय 5.50। डिविडेंड 2.50। जैसे ही मैंने अपने टेबल को देखा, मेरे अंदर उत्साह की एक लहर दौड़ गई। मेरा टेबल स्केल के पॉइंटर की तरह स्पष्ट रूप से एक स्टॉक की तरफ इशारा कर रहा था, जॉन्स एंड लॉलिन की तरफ। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर किसी ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। उसके बारे में सब कुछ बिल्कुल सटीक था। यह एक मजबूत उद्योग समूह का भाग था। उसकी अच्छी बी रेटिंग थी। यह लगभग 6% डिविडेंड देता था। इस समूह के सभी स्टॉक्स से इसका प्राइस अर्निंग रेशियो बेहतर था। मेरे अंदर बहुत उत्साह आ गया। बिना किसी शक के ये सुनहरी चाबी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे सौभाग्य के रूप में मेरे हाथ कोई फल आ गया है। यह एक ऐसा स्टॉक था जो मुझे धनी बना सकता था। यह तो ब्राइलैंड की तरह ही नए और बड़े रूप में सुनहरी वैज्ञानिक निश्चितता थी। अब किसी भी क्षण इसमें 20 से 30 बिंदुओं की बढ़त पक्की थी। मुझे केवल एक बात की चिंता थी कि दूसरों की पहुंच से पहले मुझे इसे बड़ी संख्या में खरीद लेना था। अपने विस्तृत अध्ययन के बाद मैं अपने निर्णय के प्रति इतना विश्वस्त था कि मैंने हर संभव तरीके से पैसा इकट्ठा करने का निर्णय ले लिया। लॉस वेगास में मेरी कुछ संपत्ति थी जिसे मैंने डांस के कई सालों के काम के बाद खरीदा था। मैंने उसे गिरवी रख दिया। मेरी जीवन बीमा पॉलिसी थी जिस पर मैंने लोन ले लिया। न्यूयॉर्क के लेटिन क्वार्टर से मेरा लंबे समय के लिए अनुबंध था। उनसे मैंने एडवांस ले लिया। मैं एक क्षण भी नहीं झिझका। मुझे कोई संदेह नहीं था। मेरी नितांत वैज्ञानिक और सावधानी भरी खोजों के अनुसार कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। 23 सितंबर 1955 को मैंने जॉन्स एंड लॉलिन के 1000 शेयर 52 1/4 के हिसाब से मार्जिन पर खरीदे, जो उस समय 70% थी। उनकी कीमत $52,652.30 थी और मुझे मुद्रा में $36,856.61 देने थे। इस रकम को जुटाने के लिए मुझे अपनी सारी संपत्ति को गारंटी के तौर पर रखना पड़ा। ये सब मैंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ किया था। अब बस मुझे बैठकर इंतज़ार करना था अपने फूल प्रूफ सिद्धांत के मीठे फलों के मिलने का। 26 दिसंबर को बिजली गिरी। जॉन्स और लॉरिन नीचे गिरने लगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता था? यह तो नया ब्राइलैंड था। यह तो मेरा भाग्य बनाने वाला था। यह कोई जुआ नहीं था, बल्कि यह तो कभी गलत न होने वाले आंकड़ों पर आधारित पूर्णतः अलग कदम था। लेकिन फिर भी स्टॉक गिरता ही जा रहा था। मैं उसे गिरता देख रहा था, फिर भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे मुझे लकवा मार गया हो। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे इसे बेच देना चाहिए? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे थका देने वाले अध्ययन से ही यही दिखाई दे रहा था कि जॉन्स एंड लॉलिन का प्रत्येक शेयर कम से कम $75 का हो जाना चाहिए। मैंने अपने आप से कहा कि ये थोड़े समय की गिरावट है, गिरावट का कोई कारण नहीं है। ये एक अच्छा मजबूत स्टॉक है, यह वापस बढ़ेगा, मुझे इसे रखना चाहिए। और मैं उसे रखे रहा। दिन बीतते गए और उसके भाव देखने में भी मुझे डर लगने लगा। अपने ब्रोकर को फ़ोन करते हुए मैं डरता था। अपने अखबार को खोलते हुए भी मुझे डर लगता था। जब 3 पॉइंट गिरने के बाद ये स्टॉक आधा पॉइंट चढ़ा तो मेरी उम्मीदें भी बढ़ने लगी। मैंने अपने आप से कहा कि अब सुधार की उम्मीद है। कुछ समय के लिए मेरा भय शांत हो गया। अगले दिन स्टॉक फिर से गिरावट की तरफ चला गया। 10 अक्टूबर को जब यह 44 पार आ गया तो मैं एक अनजाने भय से गिर गया। अब यह और कितना गिरेगा? मुझे क्या करना चाहिए? मेरी लकवाग्रस्त स्थिति भयग्रस्त हो गई। इस स्टॉक के हर पॉइंट गिरने के साथ मुझे $1000 का नुकसान होगा। मेरी सहन शक्ति की अति हो गई थी। मैंने इसे बेचने का निर्णय लिया और मेरा खाता घटकर $43,583.12 रह गया। मुझे कुल $9,069.18 का नुकसान हुआ। मैं पूरी तरह कुचला हुआ और बर्बाद था। वैज्ञानिक वॉल स्ट्रीट ऑपरेटर बनने की आत्मसंतुष्टि वाले मेरे विचार बिखर गए थे। मुझे लगा कि किसी बड़े भालू ने मुझे ठीक उसी समय यूं नोच खसोट दिया है जब मैं उसे मारने वाला था। सारा विज्ञान कहाँ गया? मेरी सारी खोजों का क्या हुआ? मेरे सारे आंकड़ों का क्या हुआ? इस तरह की टूटन के असर को झेलना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अगर मैं अंधाधुंध खेलने वाला जुआरी होता तो मैं अपनी ऐसी स्थिति को स्वीकार कर सकता था, लेकिन वैसा नहीं बनने के लिए मैंने पूरी कोशिश की थी। मैंने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की थी। मैंने गलतियां न करने की हर संभव कोशिश की थी। मैंने खोज, विश्लेषण और तुलना की थी।
मैंने सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और बुनियादी सूचना पर अपने निर्णय लेने की कोशिश की थी। फिर भी इसका परिणाम यही हुआ कि मैं $9,000 से नीचे आ गया था। जब मुझे लगने लगा कि शायद मुझे अपनी लॉस वेगास की संपत्ति से हाथ धोना पड़े, तब मैं गहरी निराशा से भर गया। दिवालिया होने का आतंक मेरे चेहरे पर उभर गया। ब्रायलन की मेरी पहली सफलता और इस कृपालु बुल मार्केट से अर्जित किया हुआ मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया था। सब कुछ गलत साबित हो गया था। जुआ खेलना, सूचनाएं, जानकारी या खोज शोध जैसे जो भी तरीके मैंने स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए अपनाए, कुछ भी काम नहीं आए। मैं बिल्कुल निराश था। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। मुझे लगने लगा कि मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। फिर भी मुझे आगे चलने ही था, क्योंकि मुझे अपनी संपत्ति बचानी थी। मुझे अपने नुकसान की भरपाई के लिए कोई रास्ता तो खोजना ही था। मैं कोई रास्ता ढूंढने के लिए हर दिन घंटों तक स्टॉक्स के टेबल्स का अध्ययन करता रहता था। जेल में बंद एक अपराधी की तरह मैं सारे एक्टिव स्टॉक्स को देखता रहता था कि शायद किसी से कोई रास्ता बाहर की तरफ निकले। आखिरकार मेरी नज़रों को कुछ दिखाई दिया। ये टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग नामक स्टॉक था, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। यह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मुझे इसकी बुनियादी प्रवृत्तियों के बारे में कुछ पता नहीं था और कोई अफवाह भी नहीं सुनी थी। मुझे सिर्फ यही पता था कि यह दिन ब दिन दृढ़ता के साथ बढ़ रहा है। क्या यह मेरे लिए मोक्ष साबित होगा, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी थी। उम्मीद कम और निराशा से ज़्यादा भरे हुए मैंने अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए आखिरी दाव चलने के लिए 1,000 शेयर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। इसका मूल्य 37/8 और 37/2 के बीच में था। इसकी कुल कीमत $37,586.26 थी। मैं सांसें थामे हुए बेचैन और होकर इसकी लगातार बढ़त को देख रहा था। जब इसने 40 को छुआ तो मुझे इसे बेचने की ज़बरदस्त इच्छा होने लगी, लेकिन मैं रुका रहा। अपने स्टॉक मार्केट के करियर में पहली बार मैं जल्दी लाभ लेने से इनकार कर रहा था। मैं इसकी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे $9,000 के नुकसान की भरपाई करनी थी। मैं अपने ब्रोकर को हर घंटे, कभी कभी तो 15 मिनट में फ़ोन करता रहा। मैं अपने स्टॉक के साथ जी रहा था। मैं उसकी हर चाल, हर हलचल का पीछा कर रहा था। मैं उस पर ऐसी निगरानी रखे था जैसे कोई नवजात शिशु ही करता है। हर समय तनाव से जूझते हुए मैंने उसे 5 सप्ताह तक रखा। फिर एक दिन जब यह 43/1/4 पर था, मैंने अपने भाग्य को अधिक आजमाने का विचार छोड़ दिया। मैंने उसे बेच दिया और $42,840.43 प्राप्त किए। मुझे मेरे $9,000 तो वापस नहीं मिले, लेकिन मैंने आधे से ज़्यादा की भरपाई कर ली थी। जब मैंने टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग को बेच दिया, मुझे लगा कि मैं अपनी इस विषम स्थिति से एक लंबी बीमारी के बाद निकला हूँ। मैं टूटा हुआ, खाली और ख़त्म हो चुका था। फिर भी कुछ ऐसा था जो अपनी चमक दिखा रहा था। यह एक प्रश्न के रूप में मेरे सामने आ रहा था। कंपनी रिपोर्ट्स का आकलन, उद्योगों की स्थिति का अध्ययन, वर्गीकरण या प्राइस अर्निंग रेशियो को जांचने परखने का क्या मतलब निकला? जिस स्टॉक ने मुझे घोर संकट से बचाया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने इसे सिर्फ एक कारण से चुना, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा था। क्या यही मेरे प्रश्न का उत्तर था? शायद हाँ। जॉन्स एंड लॉलिन के साथ बीते बुरे वक्त के अनुभव का अपना महत्व था। वह व्यर्थ नहीं गया था। यह मुझे मेरे सिद्धांत के लिए एक धुंधला रास्ता दिखा रहा था।